हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह शिक्षा शास्त्र तथा बाल विकास या यूं कहें बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के पोर्शन को लेकर आपके साथ हूं। रीट 2020 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 3 पे बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान कैसे मनोविज्ञान के साथ आगे विकसित हुआ और आगे चल के बाल विकास के रूप में स्थापित हुआ। हमने बाल विकास का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बाल विकास कैसे 17वीं शताब्दी से लेके 19th सेंचुरी तक विकसित हुआ था, वो सारी बातें हमने पढ़ी थी। और उसके साथ ये भी जाना था कि पूरी यूनिट 1 को हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे लगता है बहुत खुश होंगे, बिंदास होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स विकास पर, जो आपकी सिलेबस का पहला ही पॉइंट है, डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? दोस्तों, डेवलपमेंट की जहां बात करते हैं, डेवलपमेंट से आसे हम सब प्राणियों में होने वाले वह परिवर्तन हैं जो जीवन प्रारंभ करने से लेकर मृत्यु पर्यंत लगातार होते रहते हैं। इन सारे परिवर्तनों को और बदलावों को विकास कहा जाता है दोस्तों। और ये विकास की संकल्पना बड़ी व्यापक है, बहुत वाइड है, सभी पक्षों में होता है, सभी लेवल पर होता है, लगातार निरंतर चलता रहता है। एक प्राणी जब गर्भावस्था में जीवन प्रारंभ करता है, वहीं से यह शुरू हो जाता है। यह जो विकास होता है दोस्तों, इसका एक पक्ष बाहर प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, दूसरा पक्ष बाहर प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता है। अर्थात जो दिखने वाले परिवर्तन है वो भी विकास है और जो नहीं दिखने वाले परिवर्तन है वो भी विकास है। ऐसे परिवर्तन जो शरीर के साथ संबंधित हैं, जो बाहर लंबाई चौड़ाई वजन के साथ संबंधित हैं, वो भी विकास है। और ऐसे परिवर्तन जो आंतरिक हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं, हमारी क्षमताओं से संबंधित हैं, वो सारे के सारे भी विकास हैं। विकास केवल एक ही पक्ष में नहीं होता, शरीर के साथ ही नहीं होता दोस्तों। विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, गत्यात्मक, इन सारे पक्षों में निरंतर लगातार चलता रहता है। और विकास की प्रक्रिया को तो हम किसी प्राणी और बालक के साथ समझें या अन्य किसी दूसरे रेफरेंस में समझें, विकास अथक और निरंतर चलने वाली चीज होती है दोस्तों। विकास ही है जिसकी वजह से हम उस पूर्व पाषाण काल में वनों से निकलकर इस मानवीय सभ्यता में आए हैं दोस्तों। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो समझते हैं दोस्तों कि विकास की संकल्पना क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते हैं। विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कशन किया, विकास का मतलब होता है एक प्राणी में जीवन प्रारंभ करने से लेकर लगातार होने वाले बदलाव। तो ये जो बदलाव होते हैं ये विकास के साथ संबंधित होते हैं या विकास बदलाव में निहित होता है। तो हम क्या कहेंगे? लगातार होने वाले परिवर्तन या बदलाव। ये जो परिवर्तन या बदलाव होते हैं ये एक नेचर लिए होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है क्या? कि ये परिवर्तन और बदलाव क्रमबद्ध होते हैं दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारे के सारे विकासात्मक होते हैं। सारे के सारे परिवर्तन और बदलाव विकासात्मक होते हैं, आगे बढ़ते हुए होते हैं और अधिक परिपक्वता की ओर जाते हैं। उसके अलावा ये मानव के सभी पक्षों में होते हैं। बालक के विकसित होने के दौरान उसके सभी पक्षों में बदलाव होते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही पक्ष में ये बदलाव हो या परिवर्तन हो। यह सारे के सारे परिवर्तन परिपक्वता की ओर जाते हैं दोस्तों, परिपक्वता की ओर जाते हैं, मैच्योरिटी की ओर जाते हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि बालक में जीवन प्रारंभ करने से लेकर लगातार आगे बढ़ने के दौरान, विकसित होने के दौरान जो परिवर्तन या बदलाव आते हैं, उन परिवर्तनों या बदलावों को कहा जाता है विकास या डेवलपमेंट। इन विकास या डेवलपमेंट की को लेकर हम कुछ बातें कह सकते हैं
बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां मेनली कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं, सारे बदलाव या परिवर्तन विकासात्मक होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं दोस्तों, और बालक के सभी डायमेंशंस में होते हैं, सभी पक्षों में होते हैं, और ये परिपक्वता की ओर लेकर जाने वाले होते हैं दोस्तों। एक बार बात करते हैं कि सभी पक्षों का मतलब यहां पर क्या, किन किन पक्षों में होते हैं, कौन कौन से पक्ष बालक को विकास के साथ जुड़े होते हैं दोस्तों। तो यहां पर मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं फ्रेंड्स। पहला पक्ष होता है बालक का शारीरिक पक्ष, फिजिकल डायमेंशन। बालक का विकास जब शुरू होता है तो सबसे पहले शारीरिक विकास शुरू होता है पहले नंबर पे, क्योंकि ये सीक्वेंशियल चलता है, क्रमबद्ध चलता है, मैंने कहा। तो सबसे पहले विकास किसका शुरू होगा, शारीरिक विकास शुरू होगा, फिजिकल डेवलपमेंट शुरू होगा फ्रेंड्स। जो बालक में मां के गर्भ में जब वो एक पहली कोशिका के रूप में होता है, जाइगोट के रूप में होता है, वहीं से शुरू हो जाता है, और लगातार ये कोशिका टूटकर नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, और इस प्रकार से कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को वृद्धि कहा जाता है, या शरीर में होने वाले बदलाव कहा जाता है। आगे हम समझेंगे इस परिभाषा को भी। तो पहला हो गया दोस्तों शारीरिक पक्ष। दूसरा हो गया फ्रेंड्स मानसिक पक्ष, मेंटल डायमेंशन। मानसिक पक्ष एक बड़ा और व्यापक पक्ष है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। शारीरिक विकास साफ हम प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, हमें प्रतीत होता है, लेकिन जो मानसिक विकास होता है फ्रेंड्स, ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, ये बालक के व्यवहार में झलकता है। जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में और ज्यादा मैच्योरिटी आती जाती है, और इससे हमें पता लगता है कि इस बालक का मानसिक विकास आगे की ओर जा रहा है। तीसरे पक्ष की बात करें दोस्तों, तो तीसरा पक्ष और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है संवेगात्मक पक्ष, इमोशनल डेवलपमेंट। दोस्तों संवेगात्मक पक्ष जो है, ये भी बालक में जन्म के लेने के बाद से शुरू हो जाता है। इसको लेकर अलग अलग धारणाएं और मत हैं मनोवैज्ञानिकों के। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक में जन्म के साथ ही कुछ संवेग शुरू हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद होते हैं। अलग अलग धारणाएं हैं, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास जब जान रहे होंगे। अभी इतना जानिए कि शारीरिक विकास, उसके बाद मानसिक विकास, और उसके बाद संवेगात्मक विकास। उसके बाद जब बालक थोड़ा और बड़ा होता है फ्रेंड्स, तो अगला जो विकास आता है वो होता है बालक का सामाजिक विकास। चौथा होगा दोस्तों सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का पक्ष जो है, बालक में समाज के साथ जब इंटरेक्शंस होते हैं, समाज के साथ जब उसका परिचय होता है, तब यह विकास शुरू होता है दोस्तों। आपसे सीक्वेंस वाइज पूछा जाए तो सीक्वेंस यही रहेगा, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा सामाजिक। कई सारे पक्ष हैं, लेकिन मुख्यतः हम 4 पक्षों को शुरुआत में जानते हैं। एक और चीज, अगर किसी क्वेश्चन की सीक्वेंस में संवेगात्मक से पहले सामाजिक दिया हो और ये वाला विकल्प नहीं हो, तो हम सामाजिक पक्ष को संवेग से पहले भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आंसर की सीक्वेंस पर। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपको दिए हों, जहां पर संवेग पहले हो और दूसरे ऑप्शन में संवेग बाद में हो, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता हमें देनी है इसी वाले सीक्वेंस को, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी जो शुरू के सीक्वेंस है वहां कोई चेंजेस नहीं है, पहला शारीरिक होता है, दूसरा मानसिक होता है। दोस्तों शारीरिक विकास जो है, इस शारीरिक विकास के साथ एक गत्यात्मक विकास भी होता है, गामक विकास भी होता है, जिसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक, स्किल मोटर जो है गति के साथ जुड़े होते हैं। मानसिक विकास के साथ भाषाई विकास भी संबंधित होता है, संज्ञानात्मक विकास भी संबंधित होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ये सब मानसिक विकास के ही पहलू हैं दोस्तों। संवेगात्मक विकास संवेगों को लेकर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो मूल प्रवृत्तियां बनती हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन चेतना में, यही मूल प्रवृत्तियां आगे चल के किसी न किसी संवेगों को जन्म देती हैं। तो मैकडूगल ने और कई व्यक्तियों ने मूल प्रवृत्तियों और संवेगों के बारे में काफी कुछ कहा है, और ये संवेग बालक में जन्म के साथ ही बनना शुरू हो जाते हैं। सामाजिक विकास की बात करें दोस्तों, तो सामाजिक विकास का मतलब हो गया समाज के बीच होने वाला विकास। समाज का अर्थ क्या, व्हाट इज सोसाइटी? समाज का मतलब होता है दोस्तों, जहां एक अकेला ना होकर 2 या 2 से ज्यादा मिल जाते हैं, वह समाज बन जाता है। तो बालक जन्म लेने के बाद जब मां के साथ उसका इंटरेक्शन फिजिकल रूप से अलग अलग शरीर के रूप में होता है,
पहले तो माँ के साथ ही एक इकाई है वो, लेकिन जन्म के बाद अलग इकाई बन गया, अब 2 व्यक्ति हो गए, तो यहीं से समाज शुरू हो जाता है। इसलिए सामाजिक विकास में सबसे पहला रोल उसकी माँ का होता है, उसके बाद उसके परिवार का होता है, फिर दोस्तों का होता है, और फिर आगे चल के खेल के मैदान और स्कूल के माध्यम से बच्चा लगातार सामाजिक होता चलता जाता है। इस सामाजिक होने में लगातार जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उन सबको कहा जाता है विकास। और इसके साथ बालक का नैतिक विकास भी जुड़ा होता है। समाज की मान्यताएं, परंपराएं, धारणाएं, नीतियां, इन नीतियों के अनुसार जो काम होता है वो नैतिक कहलाता है, और नीतियों के अनुसार जो नहीं होता वो अनैतिक कहलाता है। ये भी सामाजिक विकास का ही एक पक्ष है। तो फ्रेंड्स, यहां हमने क्या जाना, विकास किसे कहते हैं? विकास ऐसे परिवर्तनों या बदलावों को कहते हैं जो क्रमबद्ध होते हैं। क्रम मैंने आपको बताया, विकासात्मक होते हैं, बालक के सभी पक्षों में होते हैं, और परिपक्वता की ओर लिए जाते हैं। परिपक्वता होती है दोस्तों मैच्योरिटी। मैच्योरिटी 1919 में गेसेल ने यह शब्द दिया था। गेसेल ने 1919 में मैच्योरिटी शब्द दिया था। और मैच्योरिटी का मतलब होता है, परिपक्वता का मतलब होता है दोस्तों पूर्णता की ओर जाना या पूर्णता प्राप्त करना। पूर्णता का मतलब क्या? जैसे बालक की लंबाई बढ़नी है, जितनी लंबाई बढ़नी है अगर उतनी बढ़ गई तो हम कहेंगे लंबाई में पूर्णता हो गई, या लंबाई में वो परिपक्वता उसे प्राप्त हो गई। बालक के हाथों में, बाजू में जितनी क्षमता आनी है, अगर उतनी क्षमता आ गई तो हम कहेंगे बालक के हाथ परिपक्व हो गए, अब ये कोई भी वजन उठा सकते हैं। मानसिक विकास में बुद्धि का विकास जितना होना होता है, अगर उतना हो चुका होता तो हम कहेंगे इसकी बुद्धि में परिपक्वता आ गई, इसका इंटेलिजेंस जो है वो मैच्योर्ड हो गया, अब इसको किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य दिए जा सकते हैं। दोस्तों, सोचने समझने में हर पक्ष में परिपक्वता लागू होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी, और साथ में संवेगात्मक भी। तो परिपक्वता का मतलब हो गया विकास परिपक्वता की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। विकास बालक में निरंतर होने वाले परिवर्तनों को, बदलावों को परिपक्वता की ओर लेकर जाता है, जो क्रमबद्ध होते हैं, विकासात्मक होते हैं, और सभी पक्षों में होते हैं, और परिपक्वता की ओर लेकर जाते हैं। दोस्तों, तो ये हुआ हमारा विकास में होने वाले बदलाव और परिवर्तन। थोड़ा और आगे समझते हैं। ये जो विकास में होने वाले परिवर्तन और बदलाव है दोस्तों, ये 2 प्रकार के माने गए हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन और बदलाव 2 तरह के हैं, 2 प्रकार के हैं। देखिए, पहला होता है फ्रेंड्स मात्रात्मक बदलाव। इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव चेंजेस। दूसरा होता है फ्रेंड्स गुणात्मक, इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव चेंजेस। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के बदलाव होते हैं। मात्रात्मक किसे कहेंगे दोस्तों? ऐसे बदलाव जो मात्रा में मापे जा सकते हैं, जो क्वांटिटी में मेजर किए जा सकते हैं, जो संख्यात्मक होते हैं, जो परिमाणात्मक होते हैं, उन सारे बदलावों या परिवर्तनों को कहा जाता है मात्रात्मक परिवर्तन। उसके साथ गुणात्मक कौन से? जो हमारे गुणों में होते हैं, जो क्वालिटी में होते हैं, जो अप्रत्यक्ष होते हैं, जिसे जो क्षमताओं में होते हैं, जो सामने दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें सीधा मापा नहीं जा सकता है, जिन्हें सीधा गिना नहीं जा सकता है। ऐसे सारे परिवर्तन या बदलाव दोस्तों गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जो हमारे गुणों में होते हैं। अब ये जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, ये मात्रात्मक परिवर्तन बाह्य होते हैं, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष होते हैं, जो हमें दिखाई दे देते हैं, और इन्हें आसानी से मापा जा सकता है, इनका सीधा मापन संभव होता है। और ये मात्रात्मक परिवर्तन एक निश्चित समय के बाद रुक भी जाते हैं, जीवन पर्यंत ये नहीं चलते हैं। इसी के साथ अगर हम गुणों और क्वालिटीज की बात करें दोस्तों, तो थोड़ा अलग सा रिलेशन है। ये जो गुण हैं, ये बाहरी प्लस आंतरिक दोनों होते हैं, बाहरी प्लस आंतरिक दोनों होते हैं। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी होते हैं, लेकिन मुख्यतया अप्रत्यक्ष होते हैं, सीधे दिखाई नहीं देते हैं, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में या हमारे व्यवहार में प्रकट होते हैं। दोस्तों, इनका सीधा मापन संभव नहीं होता है, ये मापन डायरेक्ट इनका नहीं कर सकते हैं, ये निश्चित समय तक नहीं, ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। तो 2 प्रकार के परिवर्तन, पहला परिवर्तन गुणात्मक, दूसरा परिवर्तन मात्रात्मक। गुणात्मक परिवर्तन वो जो हमारे गुणों में होता है, मात्रात्मक परिवर्तन वो जो हमारी क्वांटिटी में होता है, संख्यात्मक तरीके से उसको जाना जा सकता है, और जो परिमाणात्मक होता है। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। हमने
बात शुरू की विकास की। विकास जो होता है वो विकास हमारे अंदर या किसी भी प्राणी में या बालक में जीवन प्रारंभ करने से लेकर लगातार मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं दोस्तों। और ये बदलाव और परिवर्तन जो है ये क्रमबद्ध होते हैं, विकासात्मक होते हैं, सभी पक्षों में होते हैं और परिपक्वता की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। सभी पक्षों की बात करें तो यहाँ बालक के विकास के 4 पक्ष माने गए हैं। पहला पक्ष दोस्तों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। और भी पक्ष हैं जो इनके साथ में इंटरलिंक्ड होते हैं। ये परिवर्तन और बदलाव जिन्हें हम 2 तरीके से जान सकते हैं। पहले परिवर्तन जो मात्रात्मक होते हैं, दूसरे परिवर्तन जो गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन वो जो मात्रा के रूप में जिन्हें देखा जा सकता है, मापा जा सकता है वो, और गुणात्मक जो हमारी क्षमताओं में होते हैं, जो गुणों में होते हैं, वो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार लगातार निरंतर चलने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है विकास। बहुत सिंपल सी भाषा में आप इसको एक और तरीके से समझिए। आपके घर में कोई पेड़ लगा है, मान लीजिए अमरूद का पेड़ है, और आपने देखा कि लंबे समय से आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं, बड़ा आपका लगाव है उसके साथ में। अब आप वेट कर रहे हैं कि कब इसमें फ्रूट आए, कब फ्रूट आए, और आपने देखा उसमें एक फूल आया और फूल पे छोटा सा फ्रूट निकलने लगा, तो आप बड़े एक्साइटेड हैं। आप डेली उठ के उसको देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं कि देखो हाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, और आप लगातार उसको देख रहे हैं कि मेरा अमरूद या मेरा गुआवा देखो बड़ा हो रहा है, सबको दिखा रहे हैं। अब आप लगातार जो उसको देख रहे हैं, यहाँ उस अमरूद में, उस गुआवा में लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये लगातार हो रहा बदलाव और चेंजेस उस अमरूद फ्रूट का क्या है फ्रेंड्स, उसका डेवलपमेंट है, उसका विकास है। अब यहां 2 चीजें आप देख रहे हैं। पहली चीज, आप उसकी साइज में बदलाव देख रहे हैं, उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है, उसके वजन में परिवर्तन आ रहा है। पहले वजन उसका कम था, धीरे धीरे वजन लगातार उसका बढ़ रहा है। उसके रंग में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे उसमें स्मेल, खुशबू भी आने लगी है। तो ये 3-4 चीजें आप देख रहे हैं आपके फ्रूट में कि लगातार उसके आकार में बदलाव आ रहा है, लगातार उसके वजन या भार में बदलाव आ रहा है। ये तो वो बदलाव दोस्तों जो आप प्रत्यक्ष आंखों से देख पा रहे हैं। क्या आपके फ्रूट में यही चेंजेस आ रहे हैं लगातार, या और भी चेंजेस आ रहे हैं? अगला चेंजेस जो स्मेल का है, जिसको आप आंखों से नहीं देख रहे हैं, आपके सेंसेस के द्वारा महसूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये गुआवा आपका फ्रूट पकने की ओर आ रहा है, खुशबू इसमें आने लगी है। अब हम इसको जब पकने के बाद आप उसको तोड़ के लेके आते हैं और बड़ी मन्नत के साथ, आहा हम मेरे प्लांट का, मेरे ट्री का मेरा पहला फ्रूट है, बड़ी खुशी के साथ उसको यूज करते हैं। जब आपने उसको यूज किया तो उसको यूज क्यों किया आपने, वाई, क्या रीजन है? फ्रूट तो बहुत सारे होते हैं, हर एक फ्रूट को तो हम नहीं खाते ना। अमरूद या गुआवा फ्रूट को ही क्यों हम खाते हैं? इसीलिए खाते हैं दोस्तों, उसमें क्वालिटी होती है, क्वालिटी होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, उसमें टेस्ट होता है। तो अब ये चीज उसमें निहित जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें निहित विटामिन है, उसका जो टेस्ट है, क्या ये प्रत्यक्ष दिखाई दिया? जी नहीं। तो अब यहां आपने क्या देखा कि इसमें अप्रत्यक्ष गुण भी हैं, क्वालिटीज भी हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। दोस्त, इसे ही कहा जाता है विकास। सेम यही सिचुएशन हम सबकी है। हम जब जीवन प्रारंभ करते हैं लाइफ में, वहां से लगातार बढ़ते रहते हैं और परिपक्वता की ओर जाते हैं। हमने पिछली क्लास में समझा भी था कि जीवन प्रारंभ करने से लेकर परिपक्वावस्था तक का जो संपूर्ण काल है उसे बाल विकास कहा जाता है। तो विकास लगातार होने वाले ऐसे बदलाव हैं जो आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं और लगातार चलते रहते हैं, बालक के सभी पक्षों में होते हैं और ये परिपक्वता की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है, विकास आगे बढ़ता रहता है, इन परिवर्तनों या बदलावों का प्रकटीकरण और स्पष्ट होता जाता है और अच्छे से ये प्रकट होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, अधिकता की ओर चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ हमारा विकास का कि कैसे विकास बालक के साथ लगातार चलता है। अब हम आगे चलते हैं। इस विकास को और ठीक से समझने के लिए हमारे मनोवैज्ञानिकों ने विकास को वृद्धि के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश की।
तो इस संपूर्ण डेवलपमेंट की प्रक्रिया को उन्होंने दो टर्म से समझाने की कोशिश की। एक टर्म उसमें रखा वृद्धि और दूसरा रखा विकास। एक बार समझते हैं दोनों कैसे काम करते हैं। अभिवृद्धि व विकास की संकल्पना। देखिए दोस्तों, यहां दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, वृद्धि और अभिवृद्धि। हम वृद्धि कहें या अभिवृद्धि कहें, लिटरेरी मीन आप जाएंगे तो कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन मनोविज्ञान में दोनों एक ही वर्ड्स हैं। चाहे हम वृद्धि कहें चाहे अभिवृद्धि कहें, और दोनों के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है दोस्तों वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ, तो आप ग्रोथ को ध्यान रखिए ताकि कंफ्यूजिंग नहीं होगा। दूसरा है आपका विकास, ये होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या हुआ है, विकास को डेवलपमेंट के साथ तुलना करके समझा जा रहा है। दोनों को अलग अलग दो कॉन्सेप्ट्स के रूप में बताने का प्रयास किया जा रहा है। जब दो कॉन्सेप्ट्स के रूप में इनको हम समझते हैं दोस्तों, तो एक बार आप समझिए कि विकास एक व्यापक संकल्पना है जिसमें बालक के सभी पक्षों में होने वाले परिवर्तन समाहित होते हैं। लेकिन इस व्यापक संकल्पना का एक ऐसा पक्ष जो बाहरी होता है, जो शारीरिक होता है, जो संकुचित होता है, जिसे आसानी से मापा तोला जा सकता है, जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है, जो केवल मात्रात्मक होता है, ऐसे पक्ष को कहा जाता है वृद्धि, ग्रोथ। दूसरा पक्ष जो इन सब के अतिरिक्त पूरा का पूरा संपूर्ण होता है, जैसा हमने रिसेंटली समझा, उसे कहा जाता है विकास। है विकास ही पूरा का पूरा, विकास का ही एक हिस्सा है ग्रोथ। लेकिन दोनों को ठीक से समझने के लिए, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए दोनों को साथ में हम समझते हैं दोस्तों। एक वेन डायग्राम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक बार आप ध्यान से देखिए और समझ के बताइए कि कौन सा वेन डायग्राम ग्रोथ और डेवलपमेंट की संकल्पना को ठीक तरीके से स्पष्ट करता है। पहला डायग्राम, ये जो मैंने बड़ा गोला बनाया है, ये आपका ग्रोथ के लिए है। इसी में एक छोटा जो आपका डेवलपमेंट है। यहां पर ग्रोथ हम जी से इंडिकेट कर रहे हैं और डेवलपमेंट हम डी से इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में ऑप्शन नंबर बी है, जहां दो डायग्राम है। पहला डायग्राम ग्रोथ को इंडिकेट करता है और दूसरा डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। सी ऑप्शन में है एक पहला डायग्राम, एक दूसरा डायग्राम। ये पहला डायग्राम डेवलपमेंट के लिए है और दूसरा ग्रोथ के लिए है, और इन दोनों के बीच में हिस्सा है जो इंटरलिंक्ड है। चौथा डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन क्या है, एक बड़ा डायग्राम है, इसी में एक छोटा डायग्राम है। बड़ा डायग्राम डेवलपमेंट के लिए है और छोटा डायग्राम ग्रोथ के लिए है, ग्रोथ के लिए है। अब एक बार चारों को देखिए आप कंपैरेटिवली। ए, बी, सी और डी, ये चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम या कौन सा ऑप्शन विकास और अभिवृद्धि की संकल्पना को ठीक तरीके से प्रकट करता है? एक बार देखिए और बताइए मुझे। तो मिला आंसर ए, बी, सी या डी? जिनको मिला है ठीक है, जिनको नहीं मिला थोड़ा समझते हैं, शायद आपका आंसर ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए पहला जो डायग्राम है फ्रेंड्स, पहला डायग्राम क्या कहता है, ए डायग्राम क्या कहता है कि यहां पर वृद्धि में विकास समाहित है, वृद्धि में विकास समाहित है। वृद्धि में विकास समाहित है। वृद्धि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और विकास उसका पार्ट है। दूसरा डायग्राम क्या कहता है फ्रेंड्स, दूसरा डायग्राम कहता है कि वृद्धि दूसरा डायग्राम कहता है कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं।
दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। तीसरा डायग्राम क्या कहता है? तीसरा डायग्राम कहता है फ्रेंड्स कि विकास और वृद्धि का कुछ हिस्सा समान है, बाकी तो अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, केवल कुछ हिस्सा समान है, पूरा समान नहीं है। चौथा डी डायग्राम क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, चौथा डायग्राम क्या कहता है कि विकास में वृद्धि समाहित है। अब शायद आपके लिए आंसर निकालना बड़ा आसान हो गया होगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और विकास का ही एक पार्ट हम अभिवृद्धि को मानते हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर विकास और वृद्धि को केवल कुछ हिस्से को समान बताया है, जबकि ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा हिस्सा दोनों का समान होता है या दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों यहां बी में क्या है, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग माने गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों साथ में है, पूरक हैं, स्पाइरल हैं, साथ में चलते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है बड़ा डेवलपमेंट, उसी का हिस्सा है ग्रोथ। और तीसरा नंबर 1 जो है ए में कहा है वृद्धि में विकास समाहित है, ये उल्टा बोल रहा है, विकास में वृद्धि समाहित है, ना कि वृद्धि में विकास समाहित है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। अब शायद आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट समझ में आया गया होगा कि कॉन्सेप्ट में वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ में चलते हैं, एक थोड़ा पहले रुक जाता है, दूसरा लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन फिर भी जब दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कुछ पार्ट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में भिन्नता करती हैं और उन आधारों पे हम दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके समझते हैं। तो अब आगे समझते हैं एक बार वृद्धि और विकास दोनों की संकल्पना तुलनात्मक कैसे काम करती है। दोस्तों हम 2 पार्ट बनाएंगे, एक वृद्धि है या अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, ग्रोथ, देखिए हमने 2 पार्ट बनाए हैं यहां पर, पहला पार्ट वृद्धि के लिए, दूसरा पार्ट विकास के लिए। वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट। जैसा कि हमने समझा, एक बार उन चीजों को अपन सीक्वेंस वाइज बिंदु में बांट लेते हैं। वृद्धि की हमने बात की फ्रेंड्स, तो वृद्धि होती है केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित। किससे? केवल शारीरिक, केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। अगर यहीं पे हम विकास की बात करें दोस्तों, तो विकास जो है वो केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित नहीं होता, वो किस किस से होता है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व सभी पक्षों से संबंधित होता है, सभी पक्षों से संबंधित होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य जितने भी पक्ष बालक के विकास के हमने माने हुए हैं उन सबसे संबंधित होता है। तो ये केवल एक पक्षीय हुआ और ये बहुपक्षीय हुआ। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों में जब तुलना कर रहे हैं तो ये एक पक्षीय है, क्या है? एक पक्षीय, ग्रोथ, और ये बहुपक्षीय है, बहुपक्षीय क्या है? विकास। अगर ये एक पक्षीय है तो ये क्या है? संकुचित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? संकुचित प्रक्रिया है। क्यों है संकुचित प्रक्रिया? क्योंकि केवल शारीरिक पक्ष के साथ इसका संबंध है, एक ही पक्ष के साथ में संबंध है, इसीलिए क्या हो गई? संकुचित प्रक्रिया हो गई। और इसके कंपैरिजन में विकास की अगर बात करें दोस्तों, तो ये क्या है? ये व्यापक परिवर्तन है।
व्यापक परिवर्तन है जो सभी पक्षों में बड़े पैमाने पर होते हैं। और आगे चलें तो ये जो संकुचित परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को आसानी से इनका मापन संभव है, आसानी से इनका मापन संभव है। मापन से मतलब क्या हो गया, हम वजन को, लंबाई को, चौड़ाई को आसानी से माप कर सकते हैं, लेकिन विकास जो है इसका आसानी से मापन संभव नहीं है। तो आसानी से मापन संभव नहीं। क्यों नहीं आसानी से मापन संभव? क्योंकि जो आसानी से जिसका आप मापन कर रहे हैं, इसमें हम किस किस का मापन करते हैं? लंबाई का, चौड़ाई का, लंबाई व चौड़ाई में होने वाली वृद्धि। लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई व भार में होने वाली वृद्धि। कौन सी वृद्धि? जो लंबाई चौड़ाई और भार में होती हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास में जो परिवर्तन है, विकास में जो वृद्धि है, वो लंबाई चौड़ाई भार वाली तो है ही, लेकिन साथ में कौन सी है? क्षमताओं में होने वाली वृद्धि। यहां वृद्धि किस में हो रही है दोस्तों? क्षमताओं में। क्षमताओं में होने वाली वृद्धि ये होती हैं। अब जब लंबाई चौड़ाई और भार में वृद्धि हो रही है तो इस लंबाई चौड़ाई और भार की वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? इसे आसानी से नापा और तोला जा सकता है। तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी मात्रात्मक हो जाएगी, क्वांटिटेटिव हो जाएगी। साथ में इसके लिए संख्यात्मक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा को संख्या में दिखाया जा सकता है। तीसरा, ये परिमाणात्मक भी होती हैं, परिमाणात्मक। तो वृद्धि को हम आसानी से नाप तोल सकते हैं, तो ये मात्रात्मक हो गई। इसे आसानी से अंकों में कहा जा सकता है, तो ये संख्यात्मक हो गई। और ये परिमाण के रूप में होती है, इसलिए परिमाणात्मक हो गई। अगर इसी के साथ हम विकास की बात करें दोस्तों, तो विकास इन सबके साथ साथ विकास मात्रात्मक भी होगा, गुणात्मक भी, संख्यात्मक भी होगा, परिमाणात्मक भी होगा तथा गुणात्मक भी होगा। तो क्या हो गया? विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। दोनों यहां पर चीजें मानी जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं। लंबाई चौड़ाई और भार, मात्रात्मक, संख्यात्मक, परिमाणात्मक जो बदलाव है, ये क्या करते हैं? कुछ समय बाद रुक जाते हैं, कुछ समय बाद रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। परिपक्व होने के बाद, किशोरावस्था के बाद, परिपक्वावस्था के बाद वृद्धि नहीं होती है। लेकिन विकास जो होता है, विकास के साथ क्या है दोस्तों? यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलता है, ये ठहरता नहीं है। जब यह जीवन पर्यंत चलता है और यह कुछ समय बाद रुक जाता है, इसीलिए यह संकुचित प्रक्रिया है और यह व्यापक प्रक्रिया है दोस्तों। और अगर हम वृद्धि को लेकर बात करें तो वृद्धि जो है, वृद्धि के साथ विकास आवश्यक है, वृद्धि के साथ विकास आवश्यक है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें फ्रेंड्स, तो विकास के साथ वृद्धि आवश्यक नहीं है। विकास के साथ वृद्धि आवश्यक नहीं है। यहां थोड़ा समझने की बात है दोस्तों। क्या समझने की बात है? कि वृद्धि जब हो रही है, अर्थात बालक की लंबाई चौड़ाई और वजन में जब परिवर्तन आ रहे हैं, बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसमें परिपक्वता भी आ रही है, क्षमता में भी आ रही, क्षमता भी बढ़ रही है, मजबूती भी बढ़ रही है। अगर हम बात करें, एक बालक के हाथ की लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, तो बालक के हाथ की लंबाई और मोटाई बढ़ना तो क्या हो गया? इसमें वृद्धि हो गया, क्योंकि लंबाई और मोटाई को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ये परिमाणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक है।
लेकिन क्या केवल अकेले लंबाई और मोटाई ही बढ़ रही है दोस्तों? नहीं, इस हाथ में क्षमता भी बढ़ रही है, मजबूती आ रही है, दृढ़ता आ रही है हड्डियों में, इसमें पकड़ने का ग्रिप पावर बढ़ रहा है, फिंगर्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, हैंडराइटिंग अच्छी हो रही है, हाथ से जो काम करता है उन कामों में और ज्यादा गुणवत्ता आ रही है, परिपक्वता आ रही है। अगर पेंटिंग करता है तो पहले टूटी मोटी लाइनें बनाता लेकिन बहुत सुंदर पेंटिंग बना लेता है। अगर लिखने की बात करते हैं तो पहले टूटा फूटा लिख पाता है या लिख ही नहीं पाता है, लेकिन अब बहुत बढ़िया से लिख पाता है। तो इस हाथ में लंबाई और मोटाई बढ़ने के साथ साथ और गुण भी विकसित हो रहे हैं। इसीलिए याद रखें कि वृद्धि के साथ विकास आवश्यक होता है, बिना विकास के वृद्धि नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ विकास के साथ वृद्धि आवश्यक नहीं, क्यों नहीं? जैसे अभी हम सीख रहे हैं, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम साइकोलॉजी सीडीपी पढ़ रहे हैं, इस विकास की संकल्पना को आप सीख रहे हैं, लगातार आपके मस्तिष्क में नई नई चीजें बन रही हैं। और अब जब आप क्लास से फिरेंगे बोले हाँ अब मुझे समझ में आ गया कि विकास क्या होता है और विकास और अभिवृद्धि का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब आप सीख रहे हैं तो क्या आपका विकास नहीं हो रहा? यस, आपका विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या इसके साथ आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपके आकार में कोई बदलाव हो रहा है? जी नहीं। अब आप क्योंकि मैच्योर्ड हैं इसलिए आपकी लंबाई मोस्टली नहीं बढ़ेगी, कि आपका वजन भी मोस्टली नहीं बढ़ेगा, आकार में बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो विकास के साथ वृद्धि हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन वृद्धि के साथ विकास होता है ऐसा आवश्यक होता है, ऐसा कंपल्सरी होता है दोस्तों। एक और चीज, वृद्धि जो होता है ये केवल इसका बाह्य स्वरूप होता है दोस्तों। कौन सा स्वरूप होता है? बाह्य स्वरूप होता है, जिसको आसानी से हम देख सकते हैं। विकास जो होता है ये दोनों तरह का होता है दोस्त, यह बाहरी भी होता है व आंतरिक भी होता है। ये दोनों तरह के स्वरूप इसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स, आंतरिक और बाहरी दोनों स्वरूपों के साथ हमारा विकास बढ़ता रहता है दोस्तों। इस तरह से हमने देखा कि कैसे वृद्धि और विकास अलग अलग तुलनात्मक ढंग से चीजें और विशेषताएं लिए हुए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। देखिए दोस्तों, आपको दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा स्कोर बड़ा कर देता हूं। हमने बात की वृद्धि की, दूसरी तरफ हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? विकास से, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? अभिवृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट। हम जब दोनों की तुलनात्मक बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पहला क्या, वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है, फिजिकल डेवलपमेंट से इसका रिलेशन होता है, जबकि विकास में क्या है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व अन्य सभी पक्षों में होने वाले बदलाव इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, क्योंकि केवल शरीर के साथ होने वाले बदलाव हैं, शारीरिक पक्ष, इसलिए क्या कहेंगे? एक पक्षीय हैं। ये सभी पक्षों में इसलिए क्या कहेंगे फ्रेंड्स? बहुपक्षीय हैं। एक पक्षीय इसलिए कैसी प्रक्रिया है? संकुचित प्रक्रिया है। सभी पक्षों में इसलिए कौन सी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है। इसे आसानी से मापा तोला जा सकता है, लेकिन इसे आसानी से मापन संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता मापन संभव? क्योंकि ये गुणों में होने वाला बदलाव है, इसलिए आसानी से इसका मापन संभव नहीं होता है। हम आगे बात करें तो लंबाई, चौड़ाई व भार में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि विकास क्या होता है? क्षमताओं में बदलाव आता है। और आगे चलें तो अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, संख्यात्मक या परिमाणात्मक होती हैं, और विकास में सारी चीजें शामिल होती हैं। तो विकास मात्रात्मक और परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगला बिंदु देखें, ये जो वृद्धि है ये कुछ समय बाद रुक जाती हैं, अर्थात यह केवल परिपक्व अवस्था तक ही जारी रहती हैं, आगे रुक जाती हैं। किंतु इसके साथ विकास की बात करें तो यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, टिल डेथ चलता रहता है। आदमी की जब मृत्यु होती है ना दोस्तों, तब भी वो कुछ नया सीखता है। बताओ क्या सीखता है? मृत्यु कैसे होती है भाई? एक्सपीरियंस उसी को है, बाकी हम किसी को नहीं पता। तो यहां तक लगातार वो सीखता रहता है। अगला बिंदु, वृद्धि के साथ विकास आवश्यक है दोस्तों, लेकिन विकास के साथ वृद्धि आवश्यक नहीं है। वृद्धि की बात करें ये बाह्य स्वरूप होता है केवल, जबकि विकास हमारा बाहरी प्लस आंतरिक दोनों प्रकार के स्वरूप इसमें शामिल होते हैं फ्रेंड्स। तो हमने जाना अभिवृद्धि और विकास दोनों कॉन्सेप्ट साथ में कैसे काम करते हैं दोस्तों। तो आज हमने
विकास के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और उसके साथ अभिवृद्धि और विकास दोनों को समझने की कोशिश की। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं, इन सारी चीज़ों को ठीक से दोबारा समझते हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं और विकास के लिए कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और विकास और अभिवृद्धि के लिए क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं। तो एक बार आइए मेरे साथ फिर से। देखिए फ्रेंड्स, यहां हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। परिभाषाओं में पहली परिभाषा है दोस्त स्किनर की। स्किनर महोदय क्या कहते हैं विकास के बारे में? स्किनर महोदय कहते हैं विकास जीव व उसके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। क्या कहा? विकास जीव व उसके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। आप याद करो, पीछे जब मैं आपको पीछे का टॉपिक समझा रहा था, सिलेबस की बात कर रहा था, तो वहां मैंने आपको यूनिट 1 के लास्ट में एक टॉपिक बताया था, बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। बस इसी चीज को यहां पर स्किनर महोदय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विकास जीव व उसके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। यहां पर जीव का मतलब है फ्रेंड्स उसका बायोलॉजिकल शरीर जो है, बायोलॉजिकल शरीर उसके माता पिता के माध्यम से एक अलग इकाई के रूप में बनता है, यह हो गया जीव। उस अलग इकाई में या शरीर में वंशानुक्रम में कई सारे गुण और क्षमताएं साथ में आती हैं। ये गुण और क्षमताएं जो वातावरण के साथ मिलकर अंतः क्रिया करती है। क्या करती हैं? अंतः क्रिया। अंतः क्रिया में दो है, एक अंतः है, दूसरा क्रिया है। क्रिया हो रही है, लेकिन कौन सी क्रिया? अंतः, अंदर होने वाली क्रिया जो दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए बोलते हैं अंतः क्रिया, इंटरेक्शन, अंदर होने वाली क्रिया। किस किस के बीच? जीव और वातावरण के बीच। इस जीव और वातावरण के बीच जब अंतः क्रिया होती है तो कई सारे बदलाव आते हैं, नए परिणाम निकलते हैं और उस नए परिणामों को, बदलावों को ही कहा जाता है दोस्तों विकास। तो डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। इन दोनों के बीच होने वाले इंटरेक्शंस का रिजल्ट, प्रतिफल होता है दोस्तों विकास। इस बात को एक और तरीके से आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे साथ में काम करते हैं। आपको मैं एक बीज देता हूं, मैंगो की गुठली देता हूं, मैंगो का बीज देता हूं, आप उसको हाथ में लीजिए और उसका हाथ में लेकर उसमें से एक मैंगो का पौधा निकाल दीजिए। कैसा संभव है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो एक और काम आपको देता हूं, इस मैंगो के पौधे में से आप नीम का पौधा निकाल दीजिए। नीम का, चलो नीम का नहीं निकाल पा रहे हैं, मैंगो के पौधे में से आप बबूल का पौधा निकाल दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता है। मैंगो के बीज से मैंगो का ही प्लांट बनेगा, गेहूं के बीज से गेहूं का ही प्लांट बनेगा, सरसों के बीज से सरसों का ही प्लांट बनेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बीज में उसकी हेरिडिटी है, वंशानुक्रमीय गुण है, जिसमें जो गुण है, जो बीज में चीजें हैं, वही उसमें विकसित होगी, बाकी दूसरी चीज उससे विकसित नहीं हो सकती। याद रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इस बीज को हम हाथ में लेके पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाथ में लेके ही इसको एक बड़ा वृक्ष बना के यहां से फ्रूट खा सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं। ना ये काम कोई साइंस कर सकता है, ना कोई तांत्रिक और बाकी सारी चीजें कर सकती है, स्पिरिचुअल पावर। इस बीज में से पौधा तब निकलेगा, बीज बड़ा होकर वृक्ष तब बनेगा दोस्त, जब इस बीज को मिट्टी मिलेगी, मृदा मिलेगी, सनलाइट मिलेगी और ह्यूमिनिटी, अंदर की सारी चीजें मिलेगी जो इसको चाहिए। तो इस बीज में निहित क्षमता का विकास कब हुआ? जब इसको बाहरी वातावरण मिला। अगर इसको हम एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो ये बीज हाथ में या टेबल पे रखा हुआ कभी वृक्ष नहीं बन सकता है। बस सेम सी चीज एक बालक के साथ होती है दोस्त। बालक माता पिता से एक शरीर की इकाई के रूप में दुनिया में आता है और फिर बाहर का परिवेश उसको मिलता है, वातावरण उसको मिलता है और दोनों के बीच इंटरेक्शंस होते हैं। किस किस के बीच? वातावरण और बालक दोनों के बीच। इन इंटरेक्शंस के कारण जो बदलाव आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, प्रतिफल होते हैं, उनको ही कहा जाता है विकास। किसने कहा दोस्त? स्किनर ने कहा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको कई बार पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। हरलोक क्या कहते हैं? विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने वाले सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित हैं जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। देखो यहां पर
अभिवृद्धि और विकास को थोड़ा अलग करके समझाने की कोशिश की है हरलोक ने। क्या कहते हैं? विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक ही सीमित नहीं होता। कहां तक सीमित नहीं होता? अभिवृद्धि होने तक ही सीमित। अभिवृद्धि का मतलब क्या हो गया? केवल बालक की लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, उसके चीजों के अंगों में बदलाव आ रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि बस विकास हो गया? हरलोक कहते हैं यहीं तक सीमित नहीं है, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन में निहित हैं जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। कौन से परिवर्तन? प्रगतिशील। मैंने पीछे कहा आपको, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव चेंजेस, प्रगतिशील परिवर्तन बालक में लगातार हो रहे हैं, उनमें विकास निहित होता है। और ये प्रगतिशील परिवर्तन किस ओर जाते हैं? इनका लक्ष्य क्या होता है? प्रगतिशील परिवर्तनों का इनका लक्ष्य होता है दोस्तों परिपक्वता की ओर, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर। और जब ये प्रगतिशील परिवर्तन बालक में लगातार परिपक्वता की ओर जा रहे हैं तो ये ऐसे ही नहीं जाते हैं कि पहले दूसरा चला गया फिर तीसरा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हैजार्ड रूप से नहीं जाते हैं, ये एक सिस्टमेटिक जाते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं। इसीलिए ये कैसा है? व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ते हुए होते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता, अपितु अभिवृद्धि से आगे बालक में लगातार परिपक्वता की ओर होने वाले क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं जो उन्मुख होते हैं उसकी परिपक्वता की ओर। और ये सारे के सारे परिवर्तन व्यवस्थित होते हैं दोस्तों, सीक्वेंशियल होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। तो हरलोक ने ऐसा कहा। आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन इरा गार्डनर की। गार्डनर क्या कहते हैं इसके बारे में दोस्तों? गार्डनर कहते हैं व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, मैंने पहले भी कहा था डेवलपमेंट इज प्रोसेस, अचानक नहीं होता कि बटन दबाया और हो गया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का, प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? जन्म से ही हो जाता है। यहां इन्होंने एक सीमित दायरे में कहा है गार्डनर, जन्म से ही, लेकिन यहां थोड़ा व्यापक है दोस्तों, जन्म पूर्व से। लेकिन गार्डनर के हिसाब से पूछे तो जन्म से डेफिनेशन है, उनके अपने शब्दों में व्याख्या हुई है। जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाता है और तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। पूर्णता का मतलब फिर से मैच्योरिटी, परिपक्वता, जैसा कि मैंने पीछे समझाया। तो जन्म के समय से लेकर तब तक लगातार चलती है जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं? ये विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? संगठन और एकीकरण की, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी फॉर्म में आने की प्रक्रिया है दोस्तों। संगठन का मतलब हो गया हमारे शरीर में जो विभिन्न पक्षों में लगातार विकास हो रहा है वो संगठित रूप से होता है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष बढ़ रहा है, दूसरा दूसरी तरफ, तीसरा तीसरी तरफ और सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं। एक साथ चलते हैं, किस रूप में? एकीकृत रूप में चलते हैं, संगठित रूप में चलते हैं कि जब शारीरिक विकास हो रहा है उसके साथ मानसिक विकास भी चल रहा है, उसके साथ संवेगात्मक विकास भी चल रहा है, बालक समाज के साथ हैं तो सामाजिक विकास भी चल रहा है। तो ये सब क्या है? संगठित रूप से होते हैं। और ये संगठित कहां तक होते हैं? अधिकतम परिपक्वता तक। परिपक्वता का मतलब सामाजिक विकास अधिकतम कहां तक हो सकता है, मानसिक विकास अधिकतम कहां तक हो सकता है, शारीरिक विकास अधिकतम कहां तक हो सकता है, उसे कहा है अधिकतम संगठन। और एकीकरण की पूर्णता, एकीकरण का मतलब ये सारी चीजें साथ में होती हैं, एक साथ होती हैं, एक साथ होती हैं, तो कहां तक एकीकृत हो सकती हैं? देखो एकीकृत कैसे? जब एक छोटा बालक होता है ना, एक समय में एक ही काम कर पाता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो एक साथ 2 काम, 3 काम, 4 काम कर पाता है। जब आपने कभी देखा होगा किसी ड्राइवर को, ड्राइवर क्या कर रहा है? ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है तो सेम टाइम पे कई सारी चीजें साथ में चल रही हैं। ड्राइवर सामने देख भी रहा है, आंखें अपना काम कर रही हैं। जब उसको गियर चेंज करना है तो उसका हाथ सेम टाइम, जब आंखें देख रही है तब उसका हाथ गियर को भी चेंज कर रहा है। सेम टाइम जब गियर चेंज करना है तो उसका पैर जो है वो क्लच को दबा रहा है। और इसी के साथ दूसरा पैर जो आपका स्पीड पे रखा हुआ है वो एक्सीलरेटर से थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। तो दोनों पैर साथ में काम कर रहे हैं, एक हाथ गियर पे है और अगला हाथ स्टीयरिंग पे है। तो देखिए आप, दोनों हाथ, दोनों पैर
आंखें और मस्तिष्क जो ये देख रहा है कि ये सारा का सारा, तो सारे काम क्या हो रहे हैं, एक साथ एकीकृत रूप से हो रहे हैं। और मजे की बात ये, अगर दोस्त बगल में बैठ गया तो ये बंदा उससे बातें भी कर रहा है, ये भी साथ में चल रहा है। और आप देख रहे हैं यार ये कहीं आगे ठोक ना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सिस्टमेटिक वो आगे चलता रहता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया एक साथ कई चीजों का साथ में होना, एकीकरण। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया, ये सभी पक्षों के लिए यहां पर वर्ड हैं। तो इस प्रकार से गार्डनर ने कहा, हरलोक ने कहा और स्किनर ने कहा, इन तीनों डेफिनेशंस को आप ठीक से याद कर लीजिएगा, समझा मैंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, विकास को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने डिस्कशन की है, उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक बार देखिए, पहला बिंदु क्या है, विकास अधिकतम प्रगति, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैच्योरिटी तक। अधिकतम प्रकटीकरण, प्रकटीकरण का मतलब हो गया विकास प्रकट होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो। अप्रत्यक्ष का मतलब हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे सोचने समझने की क्षमताओं के द्वारा, हमारे सीखने के द्वारा, समस्याओं के समाधान करने की क्षमताओं के द्वारा, यह कहलाता है अप्रत्यक्ष प्रकटीकरण। और प्रत्यक्ष जो आपको दिख रहा है कि देखो बड़ा हो गया, मूछें आ गई, दाढ़ी आ गई, लंबाई बढ़ गई, मोटाई बढ़ गई, तो ये सब क्या है दोस्तों, अधिक प्रकटीकरण, और अधिक और अधिक और अधिक प्रकटीकरण की ओर जाता है। कौन, डेवलपमेंट, और अधिक परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर जाता है। यह समय के साथ उक्त परिवर्तनों को इंगित करता है जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर अपने आप को निश्चित व्यवहार पैटर्न, प्रतिमान या प्रतिरूप के रूप में व्यक्त करता है। एक बार देखिए फिर से, यह समय के साथ उक्त परिवर्तनों को इंगित करता है। समय के साथ मतलब, क्योंकि मैंने कहा अचानक नहीं होता, प्रक्रिया है, तो जैसे जैसे समय निकलता जाता है, बालक बड़ा होता जाता है, यह परिवर्तन उसमें इंगित होते रहते हैं। और जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर, मैंने पीछे भी कहा, यह एक पक्षीय नहीं होते हैं, केवल मात्रात्मक ही नहीं होते हैं, साथ में क्या है, मात्रात्मक न होकर अपने को निश्चित व्यवहार पैटर्न, देखो पैटर्न का मतलब होता है एक निश्चित तरीके से किसी चीज का बार 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 आगे चलना, दैट इज पैटर्न। तो एक निश्चित व्यवहार का पैटर्न होता है। व्यवहार का पैटर्न कैसे, देखो सिंपल समझते हैं, भाषा को लेके मैं समझाता हूं आपको। एक बालक सबसे पहले केवल ध्वनियां निकालता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो वो ध्वनियों के साथ सार्थक ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो व्यंजन ध्वनियां निकालना शुरू करता है, स्वर ध्वनियां निकालना शुरू करता है पहले। थोड़ा और बड़ा होता है, व्यंजन ध्वनियां निकालना शुरू करता है। थोड़ा और बड़ा होता है, बिना मात्राओं के शब्द बोलना शुरू करता है, 2 वर्णों के, 3 वर्णों के। थोड़ा और बड़ा होता है तो वो मात्राओं वाले कुछ शब्द बोलने लगता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो एक बार छेड़ के देखो क्या क्या बोल लेता है बालक। ये सब कैसे परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड्स, ये निश्चित व्यवहार में होने वाला पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न है। जो मैंने पैटर्न बताया ना, ये पैटर्न हर बालक के भाषाई विकास में लागू होता है। इसलिए क्या बोल दिया हमने, निश्चित व्यवहार पैटर्न, प्रतिमान या प्रतिरूप में व्यक्त करता है। प्रतिमान या प्रतिरूप, प्रतिमान होता है मॉडल, प्रतिरूप होता है मॉडल। एक निश्चित मॉडल में, एक निश्चित तरीके में, मैनर में, पैटर्न में चेंज होता है। दोस्तों आगे देखते हैं, विकास अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभी आप मोटिवेटेड हैं, आपने तय किया है कि मुझे हर हालत में इस बार रीट फाइनल करना है, और रीट 2020 डेफिनेटली, बस फाइनल कुछ भी हो जाए, या तो इस पार या उस पार, और इस पार तो रहना ही नहीं है, सिर्फ उस पार, डन, फाइनल, और अभी नहीं तो कभी नहीं। ये क्या है, आपका मोटिवेशन। इस मोटिवेशन को लेके आपने पढ़ना शुरू किया, आप मेरे साथ सीडीपी सीख रहे हैं, लगातार समझ रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन एवं अनुभव, अब जब आपने इस मोटिवेशन के साथ मेरे साथ सीखना शुरू किया तो आप लगातार, आज हम तीसरे डिस्कशन में हैं। पहले डिस्कशन में आपने थोड़ा समझा, फिर दूसरे में समझा, आज फिर समझा, तो लगातार आपके अनुभव में क्या हो रहा है दोस्तों, और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। कौन सा, विकासात्मक। तो फिर से देखो, विकास अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, सीक्वेंस, सीरीज है। कैसे, क्या हमारी क्लास यहीं तक है? हमने
पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, लगातार हम पढ़ते रहेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे काम करेंगे, उसके बाद लाइव डिस्कशन करेंगे, लगातार चलता रहेगा। तो आपका मोटिवेशन और आपके अनुभव एक श्रृंखला के रूप में लगातार चलेंगे और यह सीक्वेंस रीट 2020 तक खत्म नहीं होगा और आगे भी चलेगा। आप सेकंड ग्रेड के लिए आएंगे मेरे साथ वापस, व्याख्याता के लिए फिर से मेरे साथ वापस आएंगे, वहां हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ेंगे, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस के रूप में लगातार चलता रहता है, सीरीज के रूप में लगातार चलता रहता है। ये मैंने यहां समझाया, इसको आप कहीं भी दूसरी जगह देख लीजिए, सामान्य व्यवहार में देख लीजिए। तो ये बालक में लगातार होने वाले अभिप्रेरणा और अनुभव के कारण जो परिवर्तन है एक श्रृंखला के रूप में चलते हैं, ये विकास की एक क्वालिटी है या विकास की विशेषता है। आगे चलते हैं। मैंने बताया पीछे परिपक्वता जो शब्द है वो 1990 में गेसेल के द्वारा दिया गया, जिसका मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन का मतलब जो परमानेंट है। कैसे? एक बालक की लंबाई 5 फीट बढ़ गई, अब ये तो नहीं कि 6 महीने बाद 4.5 हो जाएगा, जी नहीं, वो 5 होगा या फिर आगे बढ़ेगा। तो ये जो लंबाई में परिवर्तन हुआ ये क्या है? स्थायी परिवर्तन है। एक बालक जब छोटा है बोल नहीं पाता है, अब ये बोलना शुरू कर देता है, तो क्या आगे बोलना भूल जाएगा? कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। एक बालक पहले चीजों को सोच समझ के एक साथ नहीं ला पाता, चीजों को जोड़ नहीं पाता, अब उसने एक बार सोच समझ चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया, तो क्या भूल जाएगा आगे चल के? जी नहीं। एक बालक ने एक बार लिखना सीख लिया, तो क्या आगे चल के लिखना भूल जाएगा? जी नहीं। हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ स्किल कम हो जाए, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा, फिर से वापस वो शुरू कर देगा। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं? परिपक्वता की ओर जाने वाले ये होते हैं स्थायी परिवर्तन। इसे कहा जाता है मैच्योरिटी या परिपक्वता। विकास दो चीजों के साथ है, परिपक्वता और अधिगम। देखिए परिपक्वता में दोनों चीजें हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। जो अभिवृद्धि वाली है वो भी और विकास वाली है वो भी, दोनों में परिपक्वता होती है। अधिगम का मतलब नया सीखना, हमारे मस्तिष्क में होने वाले लगातार परिवर्तन। तो विकास में बहुत बड़ा जो विकास होता है, बहुत बड़े जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, वो हमारे मेंटल कंपोनेंट में होते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं में होते हैं, और ये निरंतर लगातार चलते रहते हैं। आपको पता होगा हम लोगों में एक दिन में कितने विचार आते हैं, आगे मैं बताऊंगा, एक बार सोच के कहीं से ट्रेस करके आइएगा। हम लगातार विचारों से घिरे रहते हैं, लगातार संवेग हमारे बदलते रहते हैं, लगातार हम नए अनुभव करते रहते हैं, लगातार मोटिवेशन में बने रहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? अधिगम के साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो विकास जो है वो परिपक्वता प्लस अधिगम दोनों का रिजल्ट होता है, दोनों के साथ में दिखाया जा सकता है। आगे देखते हैं। विकास में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैंने बताया भी पीछे 4 भागों में समझाने की कोशिश की थी। विकास के सभी आयाम, सभी पक्ष एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बालक में केवल शारीरिक विकास हो रहा है, इसके बाद फिर मानसिक विकास होगा, या हो सकता है पहले दूसरा विकास हो जाए, ऐसा नहीं। एक साथ सारे चलते हैं, तो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं फ्रेंड्स। विकास को गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को समर्थता या विस्तार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विकास को गुणात्मक परिवर्तन, कौन से परिवर्तन? क्वालिटेटिव परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को समर्थता या विस्तार देता है। समर्थता का मतलब किसी भी काम को करने की समर्थता, एबिलिटी, सक्षमता होना, यह समर्थता है। अभी आप मेरे साथ सीडीपी को समझने में, सीखने में समर्थ हैं, यह क्या है? समर्थता है। उसके साथ विस्तार, ये चीजें बढ़ती रहती हैं। आज आप सीडीपी को समझ रहे, सीख रहे हैं, कल को एजुकेशन साइकोलॉजी को सीखेंगे, व्याख्याता की तैयारी करेंगे, कॉलेज व्याख्याता के लिए जाएंगे, आरएस के लिए जाएंगे, तो ये क्या हो रहा है? क्षमताओं में लगातार विस्तार होता जा रहा है। तो ये विकास होता है दोस्तों। और आगे चलते हैं। तो विकास के साथ वृद्धि और विकास दोनों कैसे हैं, एक बार इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, जिसे आसानी से मापा और तोला जा सकता है। फ्रैंक का एक कोटेशन भी है, एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अभिवृद्धि गुणात्मक कोशिकीय वृद्धि है। देखो पिछली बार रीट में पूछा गया था मानव जीवन का प्रारंभ किससे होता है? तो दोस्तों मानव जीवन का प्रारंभ एक कोशिका, एक सेल से होता है, और यह सेल जाइगोट होता है। जाइगोट एक कोष जो माता और पिता दोनों से मिलकर बनता है। यह जाइगोट
जो माता और पिता दोनों से मिलकर बनता है, यह जायगोट या फिर यह कोशिका लगातार अन्य कोशिकाओं में बदलती हैं और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं। यहां गुणात्मकता मतलब ये क्वालिटी नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, गुणा है। कोशिकाओं में गुणा होते हुए वृद्धि होती है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो उस वृद्धि को या उसके बढ़ने को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात हमारा शरीर जो बना है वो कोशिकाओं के लगातार इनके मल्टीप्लाई होने से बना है। ऐसा कौन कहते हैं? फ्रैंक। किसके संबंध में कहते हैं दोस्त? अभिवृद्धि के संबंध में। अब विकास के संबंध में क्या है? विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है। देखो ध्यान रखना, अलग से नहीं होता है कॉन्सेप्ट, इसके साथ होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है, बढ़कर वह विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती है। मैंने समझाया था आपको, हाथ को लेके समझते हैं, हाथ की हड्डी में लंबाई बढ़ रही है, इसका वजन बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, ये वृद्धि है। लेकिन अकेला नहीं होता ये, इसके साथ इसमें क्या होता है? मजबूती होती है, पुष्ट हो जाती है विकसित होकर। इसीलिए विकास दोनों साथ में चलते हैं। विकास सार्थक वृद्धि के भाव में भी संभव है। मैंने पीछे समझाया आपको सार्थक वृद्धि। देखो वृद्धि और सार्थक वृद्धि में क्या फर्क है? सार्थक का मतलब जिसको आसानी से देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, या जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो अर्थपूर्ण हो, उसे सार्थक कहा जाता है। तो सार्थक वृद्धि के साथ विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ सार्थक वृद्धि आवश्यक नहीं है। वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष व विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। देखिए संरचनात्मक हमारा स्ट्रक्चर, एक बालक पहले छोटा है, धीरे धीरे लंबाई बढ़ रही है। एक बालक का वजन पहले कम है, धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है। आकार छोटा है, अब आकार बढ़ रहा है। ये जो परिवर्तन है किसमें है? उसकी संरचना में परिवर्तन है। उसके नाक, नक्श, चेहरे ये सब लगातार लगातार बदल रहे हैं। तो ये किसमें बदलाव आ रहा है? उसकी संरचना में आ रहा है। तो संरचनात्मक पक्ष होता है, जबकि विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। कार्यात्मक मतलब गुणों में परिवर्तन, क्षमताओं में परिवर्तन। और गुणों में और क्षमताओं में परिवर्तन कैसे प्रदर्शित होगा? उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के द्वारा उसके साथ होने वाले व्यवहार में प्रदर्शित होगा। इसीलिए क्या कहेंगे दोस्त? कार्यात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। कार्य के बिना संरचना का महत्व गौण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक व्यक्ति बहुत सुंदर है दिखने में, बहुत अच्छी उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, बहुत गजब का सिक्स पैक उसका बॉडी है, लेकिन यहां से खाली है, किसी काम का है क्या? कोई दोस्त बनाएगा उसको? कोई शादी भी नहीं करेगा। और एक बार फोटो देख के कर भी ली तो बहुत जल्दी वकील के साथ संपर्क करेंगे। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कार्य के बिना संरचना का महत्व नहीं है। तो बाहरी संरचना बहुत अच्छी हो, बाहरी डेवलपमेंट, बाहरी वृद्धि बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन इसमें क्षमताएं, गुण या कार्य क्षमताएं नहीं हो तो फिर किसी काम का नहीं है। इसलिए याद रखिए, जो बाहरी संरचना है, बाहरी ढांचा है, वो गौण है। प्राथमिक क्या है? उसमें निहित क्षमताएं, कार्य की क्षमताएं, गुण और क्वालिटीज इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। वृद्धि भौतिक है, जबकि विकास भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों है। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक शब्द बार बार आएगा तो इसको समझ लीजिए। मनोवैज्ञानिक का मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट जो मनोविज्ञान में पढ़े जाते हैं उसे मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो मोस्टली अमूर्त होते हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क के साथ में होते हैं, उन सारी चीजों को मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो वृद्धि भौतिक होती हैं, फिजिकल होती हैं, बाहरी होती हैं, शरीर के साथ होती हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जबकि विकास भौतिक तो है ही प्लस मनोवैज्ञानिक भी है, दोनों होता है। गेसेल के अनुसार एक परिभाषा है, उसको देखते हैं। विकास अभिवृद्धि के संप्रति की अपेक्षा अधिक व्यापक है, बताया मैंने पीछे आपको। इसका अवलोकन, मूल्यांकन कुछ सीमा तक तीनों रूपों में किया जा सकता है। किसका? विकास का। क्या? अवलोकन और मूल्यांकन। दोनों में क्या फर्क है दोस्तों? अवलोकन का मतलब सामान्य देखना और मूल्यांकन का मतलब देखकर उसका मूल्य निर्धारित करना, यह मूल्यांकन होता है। तो आप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं तो भी और मूल्यांकन कर रहे हैं तो भी। कितने रूपों में? 3 रूपों में। पहला रूप कौन सा? पहला रूप है शरीर रचनात्मक। शरीर रचनात्मकता मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, शरीर की जो रचना है, लंबाई चौड़ाई ये सब, नाक नक्श। दूसरा है शरीर क्रियात्मक, शरीर के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं, ये क्रियाएं, क्रिया विज्ञानात्मकता मतलब जो सारी की सारी क्रियाएं हमारे साथ हैं वो, तो सारी क्रियाओं के रूप में। तीसरा व्यवहार के रूप में,
जो क्षमताएं हैं, गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो व्यवहार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो 3 रूपों में विकास को देखा जा सकता है और यह अभिवृद्धि से ज्यादा व्यापक है। उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है 3 रूपों का, और 3 रूपों का अवलोकन भी किया जा सकता है। पहला रूप कौन सा दोस्तों? शरीर रचनात्मक, हमारा बाहरी स्ट्रक्चर। दूसरा शरीर क्रिया विज्ञानात्मक, हमारे द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? जो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, शारीरिक क्रियाएं। तीसरा हमारा व्यवहार, जो किसी भी परिस्थिति के साथ घटित होता है, किसी व्यक्ति के साथ होता है, किसी वस्तु या स्थिति के साथ में होता है। तो इन तीनों रूपों में हम विकास को समझ सकते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? गेसेल कहते हैं दोस्तों। हरलोक क्या कहते हैं? देखो, हरलोक कहते हैं अभिवृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। पीछे पढ़ा भी अपन ने। डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव होता है। किसने कहा दोस्तों? हरलोक ने कहा, आपको याद रखना है। अगला है सोरेनसन। सोरेनसन क्या कहते हैं विकास और वृद्धि के लिए? विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है, जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक होता है। विकास का अभिप्राय क्या है? परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया। कार्यपरक सुधार का मतलब हमारे द्वारा होने वाले जो कार्य हैं, हमारा जो व्यवहार है, उस व्यवहार में सुधार होना। किस तरह से? एक प्रक्रिया के रूप में। और ये किस ओर जाता है? परिपक्वता की ओर जाता है। जो रचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक, रचना का मतलब बाहरी संरचना, स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, और रचना का मतलब आंतरिक भी, हमारे अंदर जो गुणों में रचना हो रही है, हम जो चीजों को समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो हमारे मस्तिष्क में बन रहा है, संरचनावाद जो हमारे मस्तिष्क में बन रहा है, वो सब। और ये किस रूप में है? दोनों रूपों में है। जो बाहरी है वो परिणात्मक है, और जो आंतरिक है वो गुणात्मक है। इन दोनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक होता है। अभिवृद्धि अपन ने पीछे पढ़ा, ये मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक को इंडिकेट करता है, जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तनों को इंडिकेट करता है। कौन कहते हैं ऐसा? सोरेनसन कहते हैं दोस्तों। तीनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों को आपको समझा मैंने दिया, याद आपको करना है, क्योंकि कहीं भी ये डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। और विकास से बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं विकास को लेकर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होता है जो कंटेंट बेस्ड होता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। लेकिन आजकल 2 आएंगे, दोनों अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे, 3 आएंगे, दोनों अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे। और मजे की बात, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पहले पूछा गया है। लैंग्वेज बदलकर आएगी, नए तरीके से लैंग्वेज को बनाकर देगा। तो इन सारी चीजों पर समझ होना बहुत जरूरी है, टर्मिनोलॉजी का क्लियर होना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन सीधी आपसे पूछे तो भी वैल्यूएबल है, और सीधी ना भी पूछे तो भी डेफिनेशन में इन व्यक्तियों ने वृद्धि और विकास की संकल्पना को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। तो वो जो उसकी व्याख्या है, उनकी विशेषता है, वो भी हमारी समझ का हिस्सा है। इसलिए डेफिनेशन को कभी हल्का नहीं लेना दोस्त। आगे चलते हैं। विकास, वृद्धि एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने कहा दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। वृद्धि और विकास दोनों को कई बार समान समझा जाता है, किंतु दोनों में निम्न अंतर है। यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? जब दोनों को साथ में तुलना करके समझते हैं तो कैसे हैं? देखो, पहला, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये बाह्य स्वरूप होता है, और ये बाह्य प्लस आंतरिक दोनों स्वरूप में होता है। लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है, ग्रोथ, जबकि कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, डेवलपमेंट। संकुचित प्रक्रिया है ग्रोथ, व्यापक प्रक्रिया है डेवलपमेंट। एक पक्षीय है अभिवृद्धि, बहुपक्षीय है विकास। सीधा मापन संभव है अभिवृद्धि का, सीधा मापन संभव नहीं है विकास का। मात्रात्मक, संख्यात्मक और परिमाणात्मक होता है अभिवृद्धि। विकास मात्रात्मक, संख्यात्मक, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। कुछ समय के बाद रुक जाता है अभिवृद्धि, जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। वृद्धि के साथ विकास आवश्यक है, विकास के साथ वृद्धि आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल से हमने सारी चीजों को समझने की कोशिश की। अब एक बार आप फटाफट से चीजों को फिर से देखिए, कहीं कोई डाउट है तो आगे हम उस पर बात करेंगे। आज हमने पूरे डिस्कशन में
क्या क्या जानने की कोशिश की, एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को बाइंड ऑफ करते हैं। तो एक बार आइए मेरे साथ, आपकी कॉपीज वगैरह बंद कर दीजिए, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और मेरे क्वेश्चंस को मेरे साथ रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, विकास क्या बालक में जीवन प्रारंभ से लेकर परिपक्वता तक जाने के दौरान होने वाले परिवर्तन या बदलाव हैं? यस। ये बदलाव कितने प्रकार के हैं? बोलिए। मात्रात्मक और गुणात्मक। इन बदलावों या परिवर्तनों को के बारे में क्या क्या कहा जा सकता है? पहली चीज, ये सीक्वेंशियल होते हैं। दूसरी, ये विकासात्मक होते हैं। तीसरी, ये बदलाव और परिवर्तन बालक के सभी पक्षों में होते हैं। चौथा, ये परिपक्वता की ओर लेकर जाते हैं। अगर बालक के सभी पक्षों की बात करें तो पहला पक्ष शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा सामाजिक। इन सारे पक्षों में लगातार बदलाव या परिवर्तन होना क्या है? विकास कहलाता है। विकास का वह पक्ष जिसको आसानी से नापा तोला मापा जा सकता है, वृद्धि। विकास का वह पक्ष जिसको आसानी से नापा तोला जा सकता है और आसानी से नापा तोला नहीं भी जा सकता है, संपूर्ण बड़ा है, वह विकास। अगर हम वृद्धि और विकास की बात करें तो वृद्धि एक पक्षीय, विकास बहुपक्षीय। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन, विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारे ही परिवर्तन। केवल मात्रात्मक कौन? अभिवृद्धि। मात्रात्मक और गुणात्मक कौन? अभिवृद्धि और विकास। क्या वृद्धि के साथ विकास आवश्यक है? यस। क्या विकास के साथ वृद्धि आवश्यक है? जरूरी नहीं। कौन है जो कुछ समय बाद रुक जाता है? अभिवृद्धि। कौन है जो मृत्यु पर्यंत या आजीवन चलता रहता है? विकास। व्यापक संकल्पना किसकी है? विकास की। संकुचित संकल्पना किसकी है? अभिवृद्धि की। बाह्य स्वरूप में होने वाले परिवर्तन क्या है? अभिवृद्धि। बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप में होने वाले परिवर्तन क्या है? विकास। तो दोस्त, हमने इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट समझा, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। आप सारी चीजों को ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा और इन सबको अपने आप पे एक बार अप्लाई करके देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था कि आप साइकोलॉजी की चीजों को रटिए मत, इन चीजों को रटना मत, इनको समझ के देखना। जब आप वृद्धि को समझ रहे हैं तो अपने आप को देखो, हाँ मुझ में वृद्धि क्या। जब आप विकास को देख रहे हैं तो अपने आप में देखो, हाँ ये मेरा विकास का, ये मेरा शारीरिक पक्ष, ये मेरा मानसिक पक्ष, ये मेरा सामाजिक, ये मेरा संवेगात्मक पक्ष। इन सारी चीजों को खुद के साथ एक बार अप्लाई करके देखिए दोस्तों। इन सारी चीजों को आपके परिवार में छोटे बहन भाई कोई बच्चे या आपके खुद के कोई बच्चे हैं, उनके साथ एक बार असिस्ट करके देखिए। पहले सारी चीजों को समझिए, पढ़िए, उसके बाद हर चीज को प्रैक्टिकली आपके सामने कहीं भी एक बार इंटरलिंक्ड करके देखिए, क्योंकि एसोसिएशन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है दोस्त। आगे हम पढ़ेंगे और आपने जो सीखा उसको किसी और चीज के साथ आपने एसोसिएट कर साहचर्य बना लिया, तो वो चीज परमानेंट हो जाती है दोस्त। एक दूसरा काम ये कि जितने भी शब्द इसमें नए आपको मिले हैं, टर्मिनोलॉजी आपको नहीं मिली है, इन सारे शब्दों को आपकी किसी कॉपी में पीछे लिख लीजिए सीक्वेंशियल। पूरे नोट्स में, पूरे पीपीटी वाले पोर्शन में जो भी नए वर्ड्स आपको मिले हैं उनको नंबर वाइज लिखिए और उसके सामने उनका इंग्लिश टर्म मैंने बोला है हर एक का, वो भी आप लिखिए। ऐसे कुछ शब्दावलियों को भी आपको बनाना है, क्योंकि आपका टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर हो गया, शब्दावली क्लियर हो गई, तो डेफिनेटली सारा का सारा सीडीपी इजी हो जाने वाला है। तो दोस्त, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न हूं मैं, क्योंकि आपकी सफलता में कहीं कुछ कर पाने का मुझे मौका मिल रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो दोस्त, व्यस्त रहिए, सीखते रहिए।